हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जीएस एकेडमी में। और ये चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आईआर का पोर्शन है और भारत श्रीलंका संबंध के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वही चैप्टर पूछे जाते हैं जो जब सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं। तो पिछले 1-2 सालों में श्रीलंका क्राइसिस और भारत ने कैसे उसे मदद किया, साथ ही साथ उसके ग्लोबल प्रभाव क्या पड़ेंगे, चाइना का क्या रिलेशनशिप है इस पूरे श्रीलंका क्राइसिस में। तो ये सारी बातें जो है हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस पे एक एक करके इसके सुर्खियों को देखते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों रहा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका क्राइसिस जो है ये काफ़ी फेमस रहा 1-2 सालों में, ठीक। और पूरी दुनिया में इसको लेके चर्चा हुआ। खास करके भारत में तो इसकी ज़्यादा चर्चा हुई। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है, भारत में जो है, इसको लेके भारत सरकार हरदम से सतर्क रहा है। इसके पीछे रीज़न है कि श्रीलंका और भारत क्या है, एक पड़ोसी देश हैं। दोनों क्या करते हैं, समुद्री सीमा साझा करते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, अगर आपके पास मैप हो तो आप देख सकते हैं कि भारत के काफ़ी नज़दीक श्रीलंका है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक पड़ोसी देश है और इसके सुख दुख दुख में हमेशा भारत जो है साथ रहता है। तो इतना बड़ा क्राइसिस श्रीलंका में कैसे हो गया और क्यों ये आगे बढ़ा, और भारत में खास करके इसको लेके इतना कंसर्न क्यों है? दूसरे देशों में भी क्राइसिस आया। सेम क्राइसिस आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा क्राइसिस नहीं हुआ, लोग सड़कों पे नहीं निकले, लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। साथ ही साथ पाकिस्तान में इस तरह के क्राइसिस नहीं देखने को मिला। क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि उसे बाहरी देशों से मदद मिली है। लेकिन श्रीलंका के मामले में ये बिल्कुल अलग हो जाता है। दोस्तों, श्रीलंका के मामले में इसलिए अलग हो जाता है कि पाकिस्तान एक खास तरह का जो है स्टेटस एंजॉय करता है। स्टेटस क्या है? जैसे मान लीजिए पश्चिमी देशों के साथ, चाइना के साथ वो अपने जो है संप्रभुता को गिरवी रख के या दूसरे तरह से लाभ हासिल कर लेता है। इसके चलते इकोनॉमिक क्राइसिस उसके भी छोटे नहीं हैं, बड़े ही है, लेकिन वो कुछ खास शर्तों के साथ अपना जो है बहुत सारा संप्रभुता खो देता है और दूसरे देशों के हाथों में चला जाता है, जिससे उसको कुछ आर्थिक मदद मिल जाते हैं। लेकिन श्रीलंका के केस में ऐसा नहीं हुआ। दूसरे देशों ने यहाँ पे उस तरह से रुचि नहीं दिखाई, खास करके वेस्ट के देशों ने ऐसा नहीं किया। तो आइए देखते हैं कि श्रीलंका में संकट आया क्यों, संकट के कारण क्या है। तो संकट के बहुत सारे कारण हैं जो श्रीलंका को जो है इकोनॉमिक क्राइसिस की तरह ले गए। सबसे पहला कारण है विदेशी कर्ज। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि श्रीलंका का जितना बड़ा जीडीपी है, उसके आसपास, उससे आसपास जो है इस पे फॉरेन लोन हो चुका है, मतलब विदेशी रीढ़ हो चुका है। इस रीढ़ के कारण जो है, अब रीढ़ जो होता है, लोन जो होता है, उसको खास समय तक आपको चुकाना होता है। अगर आप चुका नहीं पाते हैं, इसलिए क्या होता है कि आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दिवालिया हो जाते हैं अक्सर में देश जो हैं, उनके पास अगर दूसरे देशों को देने के लिए पैसा ना हो तो वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से दिवालिया की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका के लोन इतने ज़्यादा हो गए कि जितनी श्रीलंका की जीडीपी है उतना उससे आसपास जो है बाह्य लोन हो गए, ठीक है। इसमें चीन का भी एक हाथ है। कुछ साल पहले क्या है, चीन ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए श्रीलंका में, लोन दिया उनको, हाई रेट्स पे क्या किया, हाई इंटरेस्ट रेट्स पे क्या किया, लोन दिया, जिससे श्रीलंका पे कर्ज बढ़ता गया, ठीक। दूसरा जो है, अगर आप पे लोन बढ़ रहा है और आपकी फॉरेन रिजर्व घट रहा है, मतलब हर देश के पास क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जिससे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाता है। श्रीलंका के पास आपको जान के हैरानी होगा कि केवल 2 से 3 बिलियन डॉलर ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। ऐसे में श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, बहुत सारे चीज़ों पर इंपोर्ट क्या किया, बैन कर दिया, ठीक। वो इंपोर्ट करने में, आयात करने में असक्षम हो गया। इस आयात को बंद करने से, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, दूसरी चीज़ हो गए,
जनता में पैनिक हो गया। ठीक। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि आवश्यक वस्तुओं का जो है जो अनाज वगैरह है, जो आवश्यक वस्तु हैं, उनके दाम बढ़ने लगे। यानी कुल कहें तो फूड सामग्री वगैरह की महंगाई जो है, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, जिससे क्या हुआ, मंदी की तरफ जाने लगा। दूसरा और अंतिम जो है वो है कर जाल कूटनीति। चीन को जानते हैं यहाँ आप, वो पूरी दुनिया में लोन बांटता है और लोन के माध्यम से एक तरह का ये डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाता है। और इस डिप्लोमेसी के माध्यम से वो क्या करता है, जानता है कि अगर ये देश लोन चुका नहीं पाएगा तो हम उससे क्या करेंगे, बहुत सारी रियायत हासिल कर लेंगे, उसके क्षेत्रों को अपने पास रख लेंगे, गिरवी रख लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी कूटनीति सफल हो जाएगी। और श्रीलंका के मामले में ऐसा इसलिए भी है क्योंकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी है। दक्षिण में जो है श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। और चाइना भारत को घेरना चाहता है, और घेरने के लिए श्रीलंका क्या बन जाता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा स्थान बन जाता है, एक सामरिक प्लेस बन जाता है, जहाँ से भारत पे वो क्या कर सकता है, हमला कर सकता है, भारत पे निगरानी रख सकता है, वहाँ रडार लगा सकता है, सैन्य बढ़त बना सकता है। इस तरह से श्रीलंका जो है कर्ज जाल कूटनीति के तहत धीरे धीरे श्रीलंका को फंसा लिया। ठीक है। अगला जो देखेंगे आप, पर्यटन में गिरावट देखने को मिलेगा। पर्यटन में गिरावट के दो कारण हैं दोस्तों। एक दो साल पहले जो है श्रीलंका में एक बड़ा बम विस्फोट हुआ, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, उसमें लगभग 290 लोगों की जान चली गई। इससे क्या हुआ, ये हुआ था आपको ईस्टर पे, ईस्टर के दिन, यानी ये ईसाइयों का जो है एक बड़ा पर्व माना जाता है। इसी दिन क्या हुआ, श्रीलंका के कई गिरजा चर्च में जो है एक साथ बम ब्लास्ट हुआ, सुसाइड अटैक हुआ, जिससे 290 लोगों की जान चली गई। इस तरह से पर्यटकों में एक लेके कंसर्न जाग गया और यहाँ पर्यटन आना बेहद ही कम हो गया। दूसरा जो है, अब पर्यटन नहीं आएगा तो आपके पास डॉलर नहीं आएगा, और डॉलर नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर आप जो है कुछ इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2018 में जो है आपका 4.4 बिलियन डॉलर इसका रिजर्व था, वो घटकर 2021 में कितना हो गया, 506.9 मिलियन रह गया। ठीक है। और इस तरह से क्या हो गया, ये देश फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस से गुजरने लगा। ऐसा ही हुआ जैसे 1991 में इंडिया के साथ हुआ था। हमारे पास क्या रह गए थे, फॉरेन रिजर्व काफ़ी कम रह गए थे, जिससे हम अपने ज़रूरत की चीज़ें जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है। आगे देखिए, श्रीलंका जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि विदेशी कर्ज अर्जित करने वाला बड़े देशों में से एक है। जो है श्रीलंका तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला क्षेत्र जो है उसका कृषि क्षेत्र है। ठीक है। और कृषि क्षेत्र में क्या किया श्रीलंका के सरकार ने कि रासायनिक उर्वरकों पे प्रतिबंध लगा दिया। और श्रीलंका की सरकार ने 2020 में रासायनिक उर्वरकों पे प्रतिबंध इसलिए लगाया, श्रीलंका का मानना था कि वो एक जैविक कृषि की तरफ जाएंगे। जैविक कृषि मतलब वहाँ पे पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र का वो लोग प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा हम अपने देश में देख रहे हैं। सिक्किम क्या है, सिक्किम एक पूर्णतः जो है जैविक प्रदेश माना जाता है। वहाँ पे खेती जो होता है वो बायो फर्टिलाइज़र से होता है, ना कि रासायनिक उर्वरक से किया जाता है। लेकिन यहाँ दोनों में ही एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका में जो बायो फर्टिलाइज़र का यूज किया गया वो अचानक किया गया और अचानक प्रतिबंध लगा दिया गया रासायनिक उर्वरक पे। ठीक। जबकि सिक्किम में ये चीज़ें जो है वो स्टेज वाइज किया गया। मान लीजिए कोई काम आप क्रमिक तरीके से करते हैं, पूरे प्लानिंग के साथ करते हैं, तो वो आपकी चीज़ें सफल रहती है। श्रीलंका ने ये काम करना शुरू किया 2003 में, और 2020-21 आते आते एक पूर्णतः जो है 100% एक जैविक राज्य बन गया। लेकिन श्रीलंका ने अचानक क्या किया, उसने रासायनिक उर्वरकों पे क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध लगाने के कारण जो है बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ा। देखिए
रासायनिक उर्वरक से आप जैविक उर्वरक पे जाएंगे, मतलब जैविक खेती करना शुरू करेंगे, तो शुरू में आपको 20 से 30% प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम में देखेंगे कि धीरे 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 ये लगभग उतना ही प्रोडक्शन होता है जितना आप केमिकल फर्टिलाइजर से यानी रासायनिक उर्वरक से उत्पादन कर पाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिक्किम मॉडल सफल रहा क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ की गई, और श्रीलंका सरकार ने अचानक जो है रासायनिक उर्वरकों से डिपेंडेंस हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, रासायनिक उर्वरकों पे प्रतिबंध लगा दिया, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इन सब पे क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह से क्या हुआ कि जो कृषि में उत्पादन है वो अचानक 20 से 30% घट गया। एक टाइम पे क्या था, श्रीलंका जो है इतना चावल तो अपने यहाँ उत्पादित कर लेता था कि अपना काम चला ले, लेकिन 2020 के बाद देखा गया है, 21 में 20 में भी, कि वो श्रीलंका को चावल इंपोर्ट करना पड़ा, और चावल इंपोर्ट करने के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें भी उसे क्या खाने के लिए जो चीज़ें होती है उसको इंपोर्ट करना पड़ा। ठीक। अगला है युद्ध जनित मुद्रास्फीति। आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध ने क्या किया है, पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि महंगाई जो है बढ़ गया है। आप भारत में देख सकते हैं, हमारे यहाँ पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें आप देख सकते हैं कि महंगाई 6 से 6.5% जा रहा है, और इसके अभी भी बढ़ने की उम्मीद है। ठीक। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जहाँ इन्फ्लेशन 2% 1% रहा करता है, वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है अचानक बढ़ गया है। उसका एक और कारण जो है वो है रूस यूक्रेन युद्ध है। ठीक है, इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया में जो है महंगाई देखने को मिलती है। ठीक। रूस और यूक्रेन दोनों जो है गेहूं के साथ साथ अन्य फसलों का जो है उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं, और इन्हें क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। लेकिन हाल में क्या देखने को मिली है, दोनों देशों में युद्ध चल रहा है जिससे निर्यात आयात नहीं हो रहा है, इनकी फसलें बर्बाद हो रही है, रास्ते रुक गए हैं, रेलवे लाइन सड़क सब ये बर्बाद हो गया है। खास करके यूक्रेन तो और ज़्यादा तबाही झेल रहा है। इससे क्या हुआ है कि महंगाई बढ़ गई है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि सूरजमुखी का तेल, गेहूँ आदि में महंगाई बढ़ जाने के कारण, अचानक बढ़ जाने के कारण जो है मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसका प्रभाव क्या हुआ, श्रीलंका पे भी देखने को मिला। इसका प्रभाव श्रीलंका पे भी देखने को मिला। इस तरह से श्रीलंका जो है महंगाई की चपेट में आ गया। अगला जो है, यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है एफडीआई जिसे हम लोग कहते हैं, वो लगातार श्रीलंका में घट रहा है। ठीक है, श्रीलंका में 50% से ज़्यादा जो है उसके एफडीआई घट चुके हैं। ठीक है, और एफडीआई घटने के कारण उसके फॉरेन रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा भंडार में, फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि नहीं हो पाया, और वृद्धि ना होने के कारण उसके फॉरेक्स रिजर्व $1 बिलियन या उसके नीचे चला गया। ठीक। नेक्स्ट है, ऐसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, ये सब कारण रहे। इन सब कारणों से क्या किया, जनता ने विद्रोह कर दिया, और लोग क्या हो गए, सड़कों पे आने लगे। जब उनको ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा संकट है, उनको खाने की चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहे थे, पेट्रोल पंप पे हंगामा करने लगे, लोग सड़कों पे आ गए, और धीरे धीरे जो है प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया, और लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। वहाँ जाके आप लोगों ने मशहूर फोटो देखा होगा, लोग जाके उनके घरों पे बेड पे, राष्ट्रपति भवन के बेड पे जाके सो रहे थे, और जो पूल है उसमें नहा रहे थे। तो पूरा जनता में एक पैनिक की स्थिति बन गई, और पैनिक की स्थिति बन जाने के कारण आपने देखा कि श्रीलंका का संकट और ज़्यादा बड़ा हो गया। खैर, ऐसे में भारत की भूमिका क्या हो सकती है। देखिए, इंडिया का पड़ोसी देश है, और पड़ोस में होने के कारण कोई भी अच्छी बुरी न्यूज़ हो, कोई भी बड़ा होता है तो भारत को वो क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो भारत की भूमिका क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए, इसका भारत पे प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा, एक तो शरणार्थी संकट बढ़ेगा भारत में। देखिए, ये सब जब घटनाएं हो रही थी तो तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, उन्होंने क्या लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, पीएम को लिखा कि हमें
तमिल जो शरणार्थी आएंगे श्रीलंका संकट के कारण, उनको बचाने के लिए, रिहैबिलिटेशंस के लिए अभी से प्रयास शुरू कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर श्रीलंका में कुछ बड़ा घटनाएं घट रही हैं तो भारत को बिना प्रभावित किए नहीं रह सकती है। ठीक, तो श्रीलंका संकट में इसमें भारत जो है उसको सुधार के लिए मदद कर सकता है, एड दे सकता है, लोन दे सकता है, बहुत सारी ऐसे काम भारत ने किए भी। ठीक है, तो श्रीलंका संकट में भारत की भूमिका क्या हो सकती है? पहला जो है, उत्पादन बढ़ाना, आवश्यक दवाइयाँ वगैरह का उत्पादन बढ़ा के हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि भारत ने बहुत बड़ी संख्या में टीके प्रोवाइड किए श्रीलंका में, जिससे वहाँ लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। ठीक, इस तरह से भारत जो है अपनी भूमिका को बढ़ा सकता है। ठीक है, देखिए भारत ने जो है 2022 में $1 बिलियन का ऋण देने का क्या किया है, घोषणा किया है। भारत जो है श्रीलंका को $1 बिलियन ऋण देगा। इसके साथ ही अब तक भारत जो है 3.8 यानी 3.8 अरब डॉलर का जो है सहायता दे चुका है। देखिए ये जो पूरा अमाउंट है ना, श्रीलंका जैसे छोटे देशों के लिए ये बहुत बड़ा है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि श्रीलंका संकट भारत के लिए भी क्या है, एक चिंता का सब्जेक्ट, एक चिंता का विषय है, और भारत भी चाहता है कि श्रीलंका संकट को हल किया जाए। ठीक, अगला देखिए, श्रीलंका संकट जो है चीन की भूमिका को ऐसा अवसर के रूप में भारत देख रहा है कि चीन की भूमिका को श्रीलंका में इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। इस तरह से भारत अगर श्रीलंका से निकटता बढ़ाएगा तो चीन जो है उसको हम लोग इंडियन ओशन में अच्छे से काउंटर कर सकते हैं, उसके प्रसार को रोक सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि चीन जो है काफ़ी तेज़ी से इंडियन ओशन में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जिससे क्या है, भारत का चिंतित होना बहुत है, लाजमी है, ज़रूरी है। इस तरह से चीन को हम लोग अच्छे से यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। इसीलिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इंडिया लोन के रूप में, सहायता के रूप में क्या कर रहा है, चाइना को दे रहा है। अन्न जो है वो एड के रूप में, दान के रूप में, डोनेट के रूप में अन्न दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रूप में क्या दे रहा है, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। तो भारत का कहीं ना कहीं ये कंसर्न, ये तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा कि जो श्रीलंका में चीन ने पैठ बनाया है उसके प्रभाव को क्यों ना कम किया जाए, ये हमारे लिए एक अवसर भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आईएमएफ ने भी श्रीलंका को $2.9 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए श्रीलंका संकट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो है उपाय किए गए हैं। ठीक, लेकिन फिर भी श्रीलंका को हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं आ, चाइना के जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका पे इतना बढ़ चुका है। आए दिन हम लोग न्यूज़ में क्या देखते हैं कि श्रीलंका के बहुत सारे पोत पनडुब्बी जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, चाइना के बहुत सारे पोत पनडुब्बी जो है वो क्या कर रहे हैं, श्रीलंका आके, और श्रीलंका ये भारत के नज़दीक है, यहाँ पे रुकते हैं, फ्यूल डालते हैं, और यहाँ से भारत पे क्या करते हैं, वो निगरानी करते हैं। एक तरह से ये भारतीय सुरक्षा को काफ़ी इससे खतरा भी हो सकता है। मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति हो या कोई टेंशन की स्थिति हो, तो ऐसे हालत में जो है चाइना हम पे क्या कर सकता है, दबाव बना सकता है, हमें घेर सकता है, हमारी निगरानी कर सकता है। ऐसे ऐसे रडार लगा सकते हैं श्रीलंका पे जहाँ से वो हम पे नज़र रख सकता है। ठीक, भारत द्वारा उधार शर्तों पर श्रीलंका को पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज में क्या होगा, शर्त लगाए जाते हैं कि इससे आप क्या करेंगे, अन्न खरीदेंगे, लोगों, गरीब लोगों को क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। ठीक, तो ये सारे उपाय भारत द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक, दूसरा एक और एंगल है इसमें, देखिए क्या है, वो एंगल क्या है, भारत, चीन और श्रीलंका ये ट्रिएंगल बन गया है। ये ट्रिएंगल क्या है, इन तीनों देशों में जो है श्रीलंका को लेके भारत और चीन जो है एक तरह से कोल्ड वार लड़ रहे हैं। चाइना चाहता है कि मैं हमारा प्रभाव बढ़े,
और इसी तरह से क्या चाहता है, भारत चाहता है कि नहीं इसके प्रभाव को कम किया जाए। इसी को लेके श्रीलंका में एक टेंशन श्रीलंका को लेके भारत और चीन में क्या है, एक तरह से शीत वार की स्थिति है, शीत युद्ध की स्थिति है, कोल्ड वार की स्थिति है। ठीक, तो सुर्खियों में देखिए ये टॉपिक भी रहता है, क्वेश्चन में आपसे पूछ भी लिया जाएगा, श्रीलंका का हस्तक्षेप प्रभाव, श्रीलंका पे चाइना का प्रभाव भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो इस एंगल से भी हमें क्या करना है, भारत श्रीलंका के संबंध को चर्चा करना है और लिखना है। ठीक, तो श्रीलंका में जो चीन की उपस्थिति बढ़ रही है, ठीक है, इससे क्या हो सकता है, भारत के लिए काफ़ी चिंता का कारण बन सकता है। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये है कि चीन विकास परियोजना जो है बड़ा निवेशक है। चीन ने क्या किया है, श्रीलंका में बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। और हमने देखा है कि चीन जो है वो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद क्या हुआ, अगर कि वो पोर्ट जो है उसका लोन चुका पाने में श्रीलंका असमर्थ हो गया, तो मजबूर होकर श्रीलंका ने चीन को हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे देना पड़ा, वो भी 99 सालों का। अब मान लीजिए चीन के हाथों में ये बड़ा पोर्ट है, पूरे नियंत्रण है, उसके अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं, तो वहाँ से क्या कर सकता है, आसानी से इंडियन ओशन में वो हम पे क्या कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। ठीक, अगला है श्रीलंका जो है, श्रीलंका जो है चाइना से बड़े मात्रा में हथियार भी लेता है। ठीक, क्योंकि चाइनीज हथियार जो है वो निम्न क्वालिटी के होते हैं और सस्ते होते हैं। सस्ता होने के कारण क्या है, चीन से वो हथियार भी लेता है। ये भी भारत के लिए क्या है, एक कहीं ना कहीं चिंता की बात है। ठीक, तो इन सब चिंताओं को देखते हुए जो है भारत जो है श्रीलंका को लेके काफ़ी ऑब्सेशन में रहता है, और इसे लगता है कि नहीं चाइना को यहाँ पे काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए श्रीलंका के साथ हम लोग कैसे संबंध डेवलप करके और चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, श्रीलंका पे अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। तो नए क्षेत्रों की खोज करेंगे, नए तरह से संबंध बनाएंगे। ठीक, अपने सॉफ्टवेयर का पावर का हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें श्रीलंका से अपने संबंध को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, अनुभव साझा करना चाहिए। अनुभव साझा कैसे कर सकते हैं, जैसे श्रीलंका के मन में अगर ये हम डालने में सक्सेस रहे हैं कि चाइनीज़ लोन जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि हम श्रीलंका को अपने तरफ झुकाने में क्या करेंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक, अगला है सांस्कृतिक संबंध को मजबूत बनाएंगे। देखिए श्रीलंका में क्या है, लोग मेनली दो एथनिसिटी के हैं, एक सिंहली है और दूसरा बौद्धिस्ट लोग हैं। तो सिंहली जो है सिंहली है और दूसरा तमिल है। तमिल क्या है, तमिल हिंदू होते हैं, और सिंहली जो होते हैं वो धार्मिक रूप से बौद्धिस्ट होते हैं। तो इन दोनों के साथ हमारा निकट का संबंध है। जैसे तमिलनाडु में तमिल रहते हैं तो उनसे रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो सांस्कृतिक संबंध बना के आसानी से जो है हम अपने पहुंच को, अपने हस्तक्षेप को श्रीलंका में और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक, समुद्री सुरक्षा सहयोग। श्रीलंका एक छोटा देश है, छोटा देश होने के कारण वो अपने सुरक्षा को लेके क्या होते हैं, छोटे देश काफ़ी कंसर्न रहते हैं। ऐसे में भारत और श्रीलंका जो है मिलिट्री संबंध को अगर प्रगाढ़ बनाए और श्रीलंका को इंश्योर करे कि उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित भारत करेगा, तो ऐसे में जो है हमारे संबंध और क्या होंगे, आगे जाएंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका को भी ऐसी कोशिश करने चाहिए कि आगे का रोड मैप क्या हो, भारत के साथ क्या रोड मैप बनाया जाए और किस तरह से संबंध को सुधारे जाएं। तो देखिए बौद्ध धर्म का दान प्रदान करना चाहिए, धार्मिक संपर्क को बढ़ावा देना चाहिए। श्रीलंका में सीता मंदिर पवित्र पषाण जो है वहाँ पे सीता का क्या है, राम सीता के मंदिर बनाए गए हैं।
ठीक है, मछुआरों से संबंधित समाधान करना चाहिए। अक्सर देखते हैं कि श्रीलंका के मछुआरे या भारत के मछुआरे एक दूसरे के क्षेत्र में आ जाते हैं, जिससे दोनों देश की जो गश्ती दल होते हैं वो इनको पकड़ लेते हैं, इनके नाव जब्त कर लेते हैं। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं दोनों देश मिल के जो है हल कर सकते हैं। व्यापार और निवेश, भारत और श्रीलंका आपस में व्यापार और निवेश करने लगे तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ होंगे। ठीक, तो ये सारे डायमेंशन हैं जिससे क्या है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।